अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउड पर रिफ़त सराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये हमारी 45वीं एपिसोड है। और नावल जो है वो हमारा अब एंड के करीब आ रहा है। वैसे लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 44 में लास्ट जो सीन था उसमें बारी की जो है वो क्लास ले रहे हैं बाबा साहब और यावर अली ख़ान, और देखते हैं कि कौन जीतता है, बारी जीतता है या यावर अली ख़ान जीतते हैं। और जल्दी से नावल को कंटिन्यू करता है। नहीं, उन चीज़ों के कभी ना कभी छिन जाने का इम्कान था, मगर तुमने मुस्तकिल तौर पर अपने बेनिफिट्स महफूज करने का एहतमाम करने की कोशिश की थी। यावर अली ख़ान ने फिर तंज का तीर छोड़ा। मेरा प्रोग्राम यह है कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना है। जिसे अपनी इज़्ज़त बनाए हैं उसकी इज़्ज़त की खातिर हर तरह की तौहीन पर ज़ब्त करना है। मैं तो उसका नाम तक इन क्राइसिस में इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूँगा। सामने लाकर बिठाना तो दूर की बात। ज़िंदगी में पहली बार बारी ने रोशानी के लिए लफ्ज़ उस इस्तेमाल किया था। अंदाज में इस्तेहकाक की आमेज़श थी। आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसका तमाशा बन सकते हैं, मगर मैं ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको कभी आपके सामने भी नहीं बुलाऊँगा। हकीकी रिश्तों का मेल मिलाप उम्र भर का। वक्ती क्राइसिस में वो अल्फाज मुँह से निकल जाते हैं कि फिर जब भी सामना होता है वो जुमले शर्मसार कर देते हैं। ये वाक़या अपने मंतकी अंजाम तक तो लाजमन पहुँचेगा। एहतियात के रास्तों से गुज़र कर पहुँचे तो बहुत ही उम्दा है। बाबा साहब ने जैसे दम बखुद होकर उसकी सूरत देखी थी। इतनी पुख्तगी, इतना ठहराव और दूर अंदेशी। हकीकत की तासीर यह है कि मौसर बहरे हाल होती है। उनके तजुर्बात से लबाब उम्र उसके सुकून के सामने बचकाना महसूस हो रही थी। मेरा ख्याल है यावर बेटे, मुझे आगे बात करने दो। मुझे नहीं करनी आगे बात किसी साजिशी से। यावर अली ख़ान ने ख़राब मूड के सबब बाप की बात ही काट दी। मैं उस तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर हवेली ही में। बड़े नुकसान के बाद तो मज़ीद नुकसान का हौसला नहीं होता बेटे। बारी दिलावर अली ख़ान बात करते करते उसकी सिमत मतवज्जा हुए। जी ख़ान। उसकी निगाह में उलझन थी। ऐसा है कि फ़िलहाल तुम सिराए शिफ्ट हो जाओ, बाकी बातें हम तुमसे बाद में करेंगे। उनका अंदाज़ हुक्मिया और फ़ैसला कुन था। यावर अली ख़ान बेचैनी से पहलू बदल कर रह गए। बारी उठ खड़ा हुआ। यूँ महसूस हुआ गोया कैद से रिहा हुआ हो। खुदा हाफिज़, उसने जैसे बहुत दुख से कहा था। यावर अली ख़ान की आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी। वो सवालिया अंदाज में बल्कि शिकायती अंदाज में बाप की तरफ देख रहे थे। बारी कमरे से बाहर जा चुका था। रोशी जी भरकर ख्वाहिश के बावजूद अंदर होने वाली गुफ्तगू न सुन सकी थी कि दरवाजे से कान लगाकर खड़ी होती तो दूसरे कमरे के मकीन आते जाते उसे देखते और लाजमन उसे खड़े होने की वजह दरियाफ्त करते। और ये भी मुमकिन था कोई उसे की होल से कान लगाए देख भी लेता। अगर वो पीछे की तरफ जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था कि दोनों खिड़कियाँ एयर टाइट थी जो लाजमन सुबह के वक्त ही खुलती थी। वो बेबसी से तड़प कर रह गई। सरस्वती से पता चला था कि माहिन ऊपर भाभी बेगम के पास है। वहाँ उसे मुताला करने भी नहीं जा सकती थी। एक एक घड़ी वो जैसे कांटों पे जली थी। दरवाज़ा खुला और गोया उसका दिल बंद हुआ था। वो जीने के चक्कर की ओट में खड़ी हुई थी। सिर्फ बारी बाहर आया था और उसने बाहर आते ही दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया था। उसने बहुत गौर से बारी की शक्ल देखी थी। बज़ाहिर तो कुछ भी नज़र ना आया सिवाय इसके कि किसी गहरी सोच के साए की झलक थी। वो बड़ी तेज़ी से उसके सामने आई थी। खैरियत है ना? ओह, वो ध्यान से चौंक पड़ा। फ़िलहाल तो खैरियत है, लेकिन अगर आपने बीच राह में खैरियत पूछने का सिलसिला तर्क न किया तो खैरियत को संगीन खतराक लाहक हो सकते हैं। वो रुके बगैर आगे बढ़ते हुए कह रहा था। वो भी तेज़ तेज़ उसके पीछे चल पड़ी थी। क्या खो गया है तुम्हारा? क्या ढूंढने जा रहे हो? बात तो सुनो मेरी। क्या कह रहे थे बाबा साहब? वो पीछे पीछे पूछती जा रही थी। मेरा दम अटका हुआ है, तुम्हें कोई फ़िक्र ही नहीं। अब उसे गुस्सा आ गया था। बारी ठहर गया, फिर उसकी तरफ पलटा। हम उज्जट कबायली लोग हैं। औरत को इस्तेमाल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत शर्म की बात समझते हैं। जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। फ़िलहाल मैं बाबा साहब के हुक्म पर सिराए जा रहा हूँ और मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतर है। काका जान को पता चल जाना चाहिए कि बात खुल चुकी है। अब आप जाएं। आपने पहले ही अपनी बहादुरी दिखाकर मुझे शर्मिंदा किया हुआ है। वो इतना कहकर तेज़ी से जीना चढ़ने लगा। वो हक्का बक्का उसे जीना चढ़ते देख रही थी। खैरियत? क्या पत्थरों ने पत्थर कर दिया है? शीनो जाने कहाँ से निकल आई थी। एक निगाह जीने पर डालकर उन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ पूछा था।
रोशी एकदम चौंक पड़ी। उसने खाली खाली निगाहों से शीनो की सिम देखा। शायद आपको एहसास नहीं है कि आपके सवाल का जवाब नहीं होता, मगर क्या करे, ज़ौक़ के सवाल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो तल्खी से मुस्कुराकर गोल कमरे की सिम बढ़ गई। शीनो उसकी जानिब देखने के बजाय जीने की सिम देख रही थी। रोशी ने कल्लो के हाथ माहिन को मैसेज भेजा था, मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप मेरे कमरे में आ जाएं, बहुत ज़रूरी बात है। माहिन तो पैगाम मिलते ही पश्तम पश्तम दौड़ी आई थी कि आजकल तो उसके लिए हर पैगाम ही बहुत अहम था। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोशी को बेकरारी से इधर उधर टहलते पाया। उसने तशवीश भरी नज़रों से उसकी सिम देखा और हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद कर दिया। खाला आप कहाँ थी, इतने अहम वक्त पर गायब? बाबा साहब और पापा ने बारी को बुलाया था, पता नहीं उससे क्या कहा है कि वो हवेली से जा रहा है। वो जल्दी जल्दी बोली। हवेली से जा रहा है? कहाँ? ज़मीन माहिन के पैरों तले खिसकने लगी। सिराए काका जान के पास। वो बहुत परेशान थी। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली वो सामान भी तैमूर अली खान का है। माहिन ने तमानत भरा सांस लिया। जी क्या मतलब? रोशी की हैरत बजा थी। माहिन का जुमला उसके लिए मुबहम था। वो तो हमेशा से हवेली ही में है, काका जान से उसका क्या ताल्लुक़? उसके हलक में अल्फाज फंसने लगे। उसके माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं? ये सवाल तो उसे कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करते थे। उसने अजीब डरे डरे अंदाज में माहिन की सूरत देखी थी। तैमूर अली खान का सामान? मतलब ये कि उनके दोस्त का बेटा है। इस मौजू पर मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तुम्हारी जहनी उलझन को देखते हुए उसकी पोजीशन कुछ क्लियर की है। ये और बात कि तुम्हें इस तरह की मालूमात से कोई दिलचस्पी नहीं, माहिन ने बेनियाजी से कहा और उसके बेड पर बैठ गई। यहाँ तो शायद ये बात किसी को नहीं पता। आपको कैसे पता चली? रोशी ने हैरानी से सवाल किया। यहाँ तो शायद ये बात किसी को नहीं पता, आपको कैसा पता चली? रोशी ने हैरानी से सवाल किया। यहाँ तो वो यूँ समझा जाता है कि जैसे बाबा साहब उसे मंडी से ख़रीद कर लाए थे, और काका जान का दोस्त तो लाजमन उन्हीं के स्टेटस का हो सकता है। व्हाट्सअप पज़ल? रोशी सर तापा सवाल हो रही थी। मैंने कहा ना, मैं इस मौजू पर फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि वो सिराए जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं अजीब सा सुकून महसूस कर रही हूँ। माहिन के अंदाज़ में बहुत सुकून था। लेकिन खाला, ये भी तो पता चले कि बाबा साहब ने उसे क्या मामला किया है। इसी से तो आइडिया होगा कि आगे क्या होने वाला है, समझे ना आप? समझ लेंगे हम। जब बात बड़ों तक पहुंच ही गई है तो अब ये तुम्हारी दर्द सरी नहीं रही। मैं जा रही हूँ उसके पास, तुम्हें उलझने की ज़रूरत नहीं। माहिन ने पाँव नीचे करके स्लीपर्स पहने। रोशी खामोश रही, मगर फ़िक्रमंदी उसके चेहरे से सतरशा थी। माहिन बाहर आकर सीधी बारी के कमरे की सिमत बढ़ी, दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। भारी सूटकेस पर झुका हुआ था, चौंक कर पलटा था। माहिन को देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। हेलो जेंटलमैन, कहाँ की तैयारी है? वो भी जवाबन मुस्कुराई। अपने लीगली फ़ादर के पास, उसने मुस्कुरा कर कहा और सूटकेस में चीज़ें रखने लगा। ये क्या होता है? वो बेड पर बिखरे सामान पर नज़रें दौड़ा रही थी। गालिबन बाप का दोस्त होता है, वो शरारत से मुस्कुरा कर कह रहा था। अभी हम कानून के बच्चे तालिब इल्म हैं, मगर तुम्हारी अप्रोच ठीक ठाक है। तुम्हारा खुशगवार मूड बता रहे कि बाबा साहब से बड़े अच्छे लतीफ़े सुनकर आ रहे हो। एक आध हमें भी सुनाओ। वो एक तरफ पड़ी लेदर चेयर पर बैठ चुकी थी। बारी ने एक निगाह उसके चेहरे पर दौड़ाई और एकदम संजीदा हो गया। गालिबन आपको हेडलाइन मिल गई है। खान लतीफ़े सुनाते हैं न सुनते हैं। वो तो तग़य्युरात दरिया बस्ती व सिराए मजरिया एक्ट 1900 फला फला सुनाते हैं। या अल्लाह, तुम्हारे तो एक एक हुलिये में वकालत समा गई है। बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। माहिन ने सर थाम कर कहा। अब ये बताओ, तुम पर उनके मजरिया कवानीन में से कौन सी दफ़ा लगी है जो ये पैकिंग हो रही है? वो असल बात की तरफ आई। बेदखली की दफ़ा नंबर 82 लगी है। वो मुस्कुराते हुए कपड़ा तय करने लगा। हाँ, यहाँ के आइन के पहले सफ़े पर बेदखली के कानून की तशरीह है। माहिन ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आपने यहाँ का आइन इतनी जल्दी कैसे स्टडी कर लिया? हैरत है। उसने जल्दी जल्दी कपड़े सूटकेस में ठूसे। अपनी अपनी रीडिंग पावर है, दिल बड़ा है तो दाद दो, सवाल न करो। माहिन ने बड़े अंदाज से कहा। ओके, बारी बेसाख्ता हंस दिया। बाज़ औक़ात वक्त की कमी के सबब जानबूझकर अनजान बनना पड़ता है। सो इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल है। तुम्हारा इत्मीनान देखकर रश्क पैदा हो रहा है। इतना एतमाद है अपनी जहानत पर?
माहिन ने संजीदगी से पूछा। जहानत पर नहीं, अल्लाह पर। नसरुल्लाह ना हो तो जहानत की ऐसी तैसी हो जाती है। माशाअल्लाह, क्लीन शेव मौलाना भी हो। हमें अपने दामाद की सजाफी खूबी पर दिल्ली मुसर्रत हुई। माहिन खासी देर की घुटन के बाद खुलखिलाई थी। बारी भी झीप कर मुस्कुरा दिया था। वक्त सफ़र ऐसे नेक शुभ बुरी तकवीत का बाइस होते हैं, उसने शरीर अंदाज में कहते हुए सूटकेस बंद कर दिया। सिराय में सबसे तुम्हारी इसी तरह दोस्ती है जिस तरह हवेली में है? माही ने अचानक उससे गैर मुतवक्किल सवाल कर दिया। बारी चंद लम्हों के लिए साकित सा हो गया। होठ भींच कर उसने माहिन की सिम देखा था। जी, स्पेशली खान के बच्चों से। उसे झूठ न बोला गया। कितने बच्चे हैं खान के? माहिन जैसे किसी गहरी नींद से जागी। 2। ये तो मालूम होना चाहिए था आपको। मेरा इम्तिहान ले रही हैं? उसने उससे नज़रें चुराते हुए सवाल किया। अब इतनी भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, माहिन ने कदरे अफसरदगी से जवाब दिया। क्या नाम है और कितनी उम्रें हैं? उसने मौके से फ़ायदा उठाया। टीपू यानी मंसूर अली खान, उम्र 12 साल। ज़ुल्फ़िर शाह, उम्र 8 या 9 साल। कौन सी बीवी के बच्चे हैं? माहिन ने बड़े एतमाद से सवाल किया था। बारी ने चौंक कर उसकी सूरत देखी थी, लेकिन उस तरफ इस तर्ज की निगाह थी कि उसकी निगाह झुक गई थी। बेटा उनकी फॉरेनर बीवी का है और बेटी? वो कहते कहते रुक गया। जिंदा दरगोर बीवी की। माहिन ने तंज़ी अंदाज में उसका अधूरा जुमला मुकम्मल कर दिया। चलो खैर, बहुत खुशी हुई है जानकर कि उनका किसी से तो कोई ताल्लुक़ है। वो उठ खड़ी हुई। तुम पहुँचो, हम भी आ रहे हैं सिराए। अगरचे बारी ठटका था, मगर उसने चेहरे से कुछ जाहिर होने नहीं दिया था और खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। बारी? जी। जब तुम वहाँ जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? माही ने गहरी सोच में डूबे डूबे उससे यूं ही पूछ लिया था। कुछ भी नहीं, मेरा तो वहाँ कोई ज़रूरी काम होता है तो वहाँ जाता हूँ। खान से मिलना होता है और बस। खैर, और बस तो नहीं, वो तो अनकरीब हम खुद ही देख लेंगे। वो बारी को वार्डरोब झाँपते हुए बगौर देख रही थी। छोड़ो इन सब बातों को, मुझे राज की बात बताओ कि इतने बड़े वाक़े से होकर गुजरने के बाद, बड़े खान से मिलने के बाद तुम पर तो कोई असर ही दिखाई नहीं देता। हालांकि मुझे अंदाज़ा है कि उन्होंने किस अंदाज में तुमसे बात की होगी। उसका सबूत भी यह है कि तुम हवेली से जा रहे हो। अगर तुम इस वजह से खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर रहे हो और हक़ाइक़ को मुझसे और रोशी से छुपा रहे हो कि हम परेशान हो जाएंगे, तो मेरी हद तक ये गलत है। इसलिए कि मुझसे छुपाओगे तो ख़ुद मुश्किल में फंस जाओगे। मैं तो तुम्हारी मकदूर भर हेल्प ही कर सकती हूँ, इसलिए कि अगर निकाह में रोशी की माँ की मर्ज़ी और मौजूदगी साबित ना होती तो हम भी इस फ़ेल पर रोशी को शाबाशी नहीं दे सकते थे। मगर अब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, और तुम हो कि हुनूस पुरअसरार बंदे बने हुए हो। बताओ मुझे क्या बात हुई है? वो बिला आखिर असल टारगेट पर जम गई थी। बारी को उम्मीद नहीं थी कि वो ये टर्न ले लेगी। वो समझ रहा था कि बहल गई है उसके कुछ ज़ाहिर न करने से। वो बाथरूम की तरफ बढ़ चुका था शेविंग की चीज़ें उठाने के घर से, मगर माहिन का हर हर्फ उसने बगौर सुना था। कुछ भी नहीं, बहरहाल इतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था कि खान का एतबार रेज़ा रेज़ा हुआ है। असल में मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तैमूर खान ने कहा था कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फ़र्स्ट नईम से मंगनी तोड़ने के लिए बड़े खान से बात होगी, फिर उसके बाद वो इस केस पर बात करेंगे, केस में रोशी और रोशी की। वो बोलते बोलते एकदम रुक गया। हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ। रोशी और रोशी की मम्मी की पसंद और इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अभी तक तैमूर खान का स्टेटस बड़े खान के सामने नहीं आया, इसलिए बड़े खान बहुत दुख में हैं और मुझसे इस कदर नाराज़ हैं कि उनसे बोला भी नहीं गया। उसूली सी बात है, मैं अपने हिसाब में दुरुस्त हूँ तो वो अपने लिहाज से ठीक है। ये अलमिया सिर्फ फ्यूडल सिस्टम का नहीं है, लोअर मिडिल, हत्ता के लोअर में भी मिल सकता है। हम जिस पर ख़र्च करते हैं सबसे पहले उसका वो पासपोर्ट ज़ब्त करते हैं जिस पर उसकी शनाख्त बहैसियत इंसान होती है, और तमाम इंसानी हुकूक सिर्फ उन्हीं के लिए मख्तस होते हैं जो खर्च करने की पावर रखते हैं। और हमारे यहाँ तो चुटकी भर नमक का खामियाजा नस्ल दर नस्ल भुगतना होता है। एक नमक की खातिर पूरा का पूरा इंसान गिरवी होता है। उसकी वफ़ा का मयार ये होता है कि वह अपनी तमाम फितरी हुकूक से दस्तबरदारी का मुजाहिरा करे। इस लिहाज से तो वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। तैमूर खान ने मेरे इंसान होने को तस्लीम किया है या कोई और बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे महसूस यही कराया कि मुझसे अलग नहीं हूँ। बुनियादी चीज़ें यही हैं। असली ताल्लुक़ मेरा तैमूर खान से है, लेकिन बड़े खान ने भी मुझसे बहुत मोहब्बत की है और महज उनकी मोहब्बत की वजह से ही शुरू से हवेली में हूँ।
तैमूर खान को तो मैं बहुत फासले पर महसूस किया करता था। मुझे याद है बड़े खान मुझे अपनी गोद में उठाकर घोड़े पर बिठाते थे, मेरी बातों पर हंसते थे, खुश होते थे। गुलाम से तो मालिक इतना बेतकल्लुफ़ नहीं होता। अभी मुझे यकीन है कि बड़े खान वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हैं, वरना मेरी जगह कोई और होता तो जाने क्या कुछ होता। उन्होंने नरमी से पेश आकर यावर खान के गुस्से को बढ़ा दिया है। बारी माहिन के मुकाबिल बैठकर बहुत तफसील से अपने ख़यालात का इजहार कर रहा था। शायद पहली बार उसी में माहिन के बहुत से सवालात के जवाब भी मौजूद थे। वो बहुत गौर से सुन रही थी। और हकीकत ये है कि अंदर की लड़ाई से मेरे कॉज को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। वो मुस्कुराया। इस जुमले से वाज़ेह था कि वो जानता है माहिन कहाँ तक अप्रोच रखती है। बारी जी तो चाह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बल्कि रोशी को भी साथ ले चलूं। हमारा हवेली में क्या काम, मगर सिर्फ रोशी की खातिर मुझे बहुत मोहतात होना पड़ा है। यावर अली ख़ान की सफ़ में खड़े होकर मुझे रोशी की जंग लड़ना है, जो जुल्म उसके साथ हुआ है। जब गहराई में सोचने लगती हूँ तो ऐसा लगता है दुख से दिल बंद हो जाएगा। मैं जानता था कि रात के पिछले पहर आप हवेली के पिछवाड़े होती हैं। मैं जानकर अनजान बना रहा कि शायद आपकी वजह से वो बदगुमानी की दोज़ख ठंडी हो जाए, जिसकी तपिश से बेगुनाह व गुनहगार एक साथ झुलस रहे हैं। बारी ने माहिन को जुमला मुकम्मल करने नहीं दिया। मैंने बेहतर समझा कि जाते जाते आपको बता दूं। वो मुस्कुरा रहा था। बारी, तैयारी रखना, मुझे खदशा नहीं यकीन है यावर साहब केस ज़रूर करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआएं करें कि अब हवेली में मज़ीद तमाशे ना हो। बारी ने बेसाख्ता टुकड़ा लगाया था। आमीन सुम्मा आमीन, माहिन ने एक एक हर्फ पर ज़ोर देकर कहा। वैसे दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है, उसने हवेली के दरो दीवार हिला दिए हैं, जा रहाना जंग करने वालों को दफ़ाई जंग पर मजबूर कर दिया है। वो मुस्कुरा रहा था। तो ये वजह है कि मुस्कुराहट साथ नहीं छोड़ती। वो फैसला कुन इंतहा पसंद और पुरएतमाद लोगों की औलाद है। फार्मूला तो मिट्टी का सेम ही होगा। औलाद तो आईना होती है, अगर उस आईने में अपनी सूरत अच्छी महसूस ना हो तो ये झुंझलाहट का नहीं, गौर करने का मकाम होता है। कुरान में वाज़ेह लिखा है कि अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। रिसर्च कहती है हर शय अपनी फितरत पर पैदा होता है। यूँ भी होता है कि कई पुश्तों के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपने पिछले किसी दादा की शक्ल पर होता है, ना माँ की शक्ल का, ना बाप की शक्ल का। लोग तबसरा कहते हैं कि अपने फला दादा पर गया है। कितने ताज्जुब की बात है। लोग सूरत पर तो तबसरा करते हैं, आदात की ममासलत पर कम तवज्जो देते हैं। अब यहाँ अलमिया ये है कि बाप दादा से ममासलत रखने वाला बच्चा लड़का नहीं है, लड़की है। अब ये उसकी मसलहत है। क्यों? माहिन बहुत संजीदा थी। इख्तिलाफ़ के लिए अपने पास कोई दलील नहीं पाता। आपके पास तफक्कुर करने वाला जहन है, आपने ज़रूर इस तरफ गौर किया होगा। बारी ने खूबसूरत अंदाज में इत्तफ़ाक़ किया। हमें तो लोगों की बहादुरी ने शर्मिंदा करके रख दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि मधावा कर सके अपनी किसी कोताही का। उसने उठकर सूटकेस लॉक किया। अभी चले जाओगे? माहिन ने पूछा। श्योर। वह हाथों से अपने बाल सेट करने लगा। बहुत मैच्योर हो बारी, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और खुदा करे ये मामला बाइज़्ज़त तरीके से खुशगवार अंजाम से हमकिनार हो। माहिन उठ खड़ी हुई। हाँ, अब तो यही दुआ कर रहे हैं कि हम किनार या बेकिनार कर। वो हंस दिया और वज़नी सूटकेस खींचकर नीचे रखा। कोई पैगाम तो नहीं देना उस तरफ? बारी ने सूटकेस उठाकर उसका वज़न जांचते हुए पूछा। नो थैंक्स, अब हम खुद ही पहुँचेंगे। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, रोशी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। बारी ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। बारी किसी ख्याल में खो गया था। बस एक बात है, पसंद फरमाए तो पहुँचा दीजिएगा कि कोशिश में कसर नहीं होगी, लेकिन जो नतीजा सामने आए उसे कबूल कर लें और मज़ीद कोई ऐसा कदम न उठाएं जो हवेली वालों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सज़ा हो। किसी के अमल की बाज़ पुर्स करके सज़ा तजवीज़ करने वाले हम कौन होते हैं? बहैसियत इंसान हम अपने हक़ के लिए सिर्फ जद्दोजहद कर सकते हैं, बस। खुदा हाफिज़। वो सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया। माहिन लब बस्ता सी खड़ी थी। इतनी लंबी ड्राइव के बाद तो चूर चूर होना फितरी सी बात थी। कुछ अंदर की उखाड़ पछाड़ से भी आसाब शल थे। उसने मुलाजमीन से भी कोई बातचीत नहीं की। उनमें से एक को सूटकेस अपने कमरे में पहुंचाने का कहकर तेज़ी से जीना चढ़ गया था। वो गुस्ल करके थकन उतारने के मूड में था। उसका कमरा साफ़ सुथरा था, हमेशा की तरह जैसे उसकी आमद का मुंतज़िर हो। दरिया बस्ती में उसका बेडरूम बहुत सादा और आम सा था, जबकि सराय की छोटी हवेली में उसकी ख्वाबगाह नहायत पुरशिकवा थी। अक्सर उसके इल्म में लाए बगैर यहाँ तब्दीलियाँ भी कर दी जाती थी।
जो इतनी खूबसूरत होती थी कि कदम अंदर रखते ही महसूसात खुशगवार हो जाते थे। ख्वाबगाह की एक चाबी हमेशा उसके पास होती थी। जब कभी आधी रात को वो यहाँ आता था तो सिर्फ़ एक आध मुलाजिम ही उसकी आमद की खबर हो पाती थी। वो गेट के अंदर दाखिल होकर और गाड़ी पोर्टिको में पहुंचाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता था। दिन चढ़े घर के मकीनों को इत्तला मिलती थी कि बारी आया हुआ है। आज इतनी रात नहीं हुई थी। तकरीबन तमाम मुलाजमीन ने उसे देख लिया था। उसका सूटकेस कमरे में पहुंच चुका था, मगर यहाँ वार्डरोब में भी उसके कपड़े मौजूद थे। वो शब ख्वाबी का लिबास निकालकर फ़ौरन ही बाथरूम में चला गया था। नहाने धोने से तबीयत में कुछ ताजगी का एहसास बेदार हुआ था। वो तौलिया गले में लटका कर बिखरे भीगे बालों के साथ सूटकेस खोलकर कारपेट पर दो जानों बैठा अपनी पढ़ने लिखने की चीज़ें निकालकर एक तरफ ढेर करता जा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? आ जाओ। दरवाज़ा खुला और सिराय की बहुत पुरानी और बूढ़ी मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। सलाम खान। बस सलाम। खैरियत? कैसी आई हो बेबे? वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था। समुंदर खान दसियासी तुसी आए हो, मैं क्या रोटी पानी पूछ लावा? मुलाजमा ने अदब व मोहब्बत से जवाब दिया। भूख नहीं है मुझे, बस एक गिलास गर्म दूध पहुंचा देना। वो हनूज़ अपने काम में मसरूफ़ था। चंगा जी। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर वापस पलट गई। उसे गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने झुंझलाकर दरवाजे की सिम देखा। इतनी जल्दी दूध ले आई? यहाँ से किचन तक पहुँचने में 5 मिनट लग जाते थे। हाँ भाई आ जाओ। सूटकेस का सारा सामान कारपेट पर बिखर चुका था। इस मर्तबा लगता है क़याम तवील होगा, मगर कैसे होगा? हम तो अभी तक तुम्हें भागता दौड़ता देखते रहे हैं और माशाअल्लाह कहते रहे हैं। नाज़रीन की आवाज़ पर वो एकदम सरोकद खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वो कदरे झीप सा गया था। मैं समझा कोई मुलाजिम है। उसने वजाहत की। बेबी ही ने मुझे बताया है कि तुम बहुत सारा सामान बड़े से टैची में लाए हो और खाना खाने से इनकार कर रहे हो। क्या रास्ते में खा लिया था? जिस वक्त वहाँ से चले होगे तो शाम होगी और रात के खाने का वक्त भी नहीं होगा। नाज़नीन दरवाजे में खड़ी थी। खाया तो नहीं है मगर भूख भी नहीं है, दूध पी लूँगा। अब तो यूँ भी सोने का वक्त है। खान सो गए? मुझे क्या पता, 2 दिन से नहीं देखा उन्हें। उसका मूड यखलख्त बदल गया। शिकार पर गए हुए हैं। वो उसके अंदाज से उलझन में पड़ गया। खुदा मालूम। वो नागवारी से गोया हुई। पारी खामोश सा हो गया। उसे माहौल में टेंशन सा महसूस हुआ था। और क्या खैर खबर है? तुम्हारा सामान देखकर अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। रोशी माहीन वहीं हैं या हरीपुर चली गई हैं? वो फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। वहीं हैं, शायद कल परसों चली जाएं। वो उसकी तरफ देखते हुए जवाब दे रहा था। वो उसे बग़ौर देख रही थी। ब्राउन वेलवेट के गाउन में वो उसे बहुत ज़्यादा सफ़ेद महसूस हो रही थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर अज़्महलाल वाज़ेह था। बाबा साहब ने तुम्हें तवील क़याम की इजाज़त कैसे दे दी? तुम तो रास्ते में ही होते हो और उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदाज़ में एक खटक सी थी। वो हंस दिया। सच सच बताओ, कुछ हुआ तो नहीं है? वो हनूज़ एक जगह ठहरी हुई थी। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। आप ज़्यादा ज़ोर ना दिया करें सहन पर। आपकी तबीयत यूँ भी सेट नहीं रहती। नाज़रीन कुछ सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। तुम्हारे मुंह से भाभी सुनने का लुत्फ़ ही कुछ और है। अभी तुम बोलना ही सीख रहे थे कि मुझे सबकी देखा देखी भाभी कहना शुरू कर दिया। बच्चों में तो कोई मुझे भाभी नहीं कहता अलावा तुम्हारे। जब तुम भाई कहते थे तो सब बहुत हंसते थे कि उसे मना करो, लोग कहेंगे तुम्हारी सास के अभी तक बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर भाई तुम बाज नहीं आए। हालांकि मैं तो किसी रिश्ते से भी तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती। वो जाने कितने अरसे बाद मुस्कुरा रही थी। क्या करें, अब तो आदत हो चुकी है। बारी ने मजबूरी जाहिर की। चलो खैर, ये तो तय है कि तुम इतने सारे सामान के साथ आने की वजह तो बताओगे नहीं। तुमसे मज़ीद बात बेकार है। मैं चलती हूँ। बेबे से दूध के लिए कह दूँगी। जी, रात खासी हो रही है, आप भी सो जाएं। बारी ने जल्दी से कहा। बारी? वो जाते जाते पलटी। जी? अपने खान से कहना वो मुझे दुख न दिया करे, मेरे साथ मेहमान जैसा बर्ताव करे। तुम्हारी तो वो बहुत सुनते हैं। सच, कल भी मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो खुद कलामी के अंदाज में कहती हुई बाहर चली गई। बारी चंद सानी के लिए साकित सा बैठा रह गया। 2 दिन बाद तैमूर अली ख़ान अपने बेडरूम में दाखिल हुए और नाज़नीन से कोई बात किए बगैर कपड़े वार्डरोब से निकालकर बाथरूम में चले गए थे। नाज़नीन बेड पर करवट के बल लेटी खामोशी से उनकी हरकत व सकनात का जायज़ा लेती रही।
उसने खुद भी उन्हें मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। सोचो कि यलगार से यूं भी आसाब इतने शल थे कि निगाह करने से भी थकन होती थी। वो तकरीबन 20 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आए थे और बात के बाद आमाले सर अंजाम दे रहे थे। उसी दम फ़ोन की बेल खूबसूरत सिरों में बजने लगी। बेल की आवाज़ भी कम की हुई थी, उस वजह से कमरे में मामूली सा अर्ताश हुआ। तैमूर अली खान ने रिसीवर उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत है। बच्चे अभी घर पर ही हैं। वो बोलते बोलते बेड पर बैठने की जगह तलाश करने लगे। नाज़नीन बिल्कुल सिरे पर ही लेटी हुई थी। उसने तैमूर अली खान का मुद्दा जान लिया था और पीछे खिसक गई थी। तैमूर अली खान बैठ गए। जी कब? आज? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने एक निगाह नाज़नीन पर डालते हुए फ़ोन पर मुखातिब को जवाब दिया। दरअसल हम खैराबाद से अभी थोड़ी देर हुई है वापस आए हैं। पहुंच गया होगा, अपने कमरे में होगा। खैरियत? नाज़नीन खामोश लेटी उनके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रही थी। वो फ़ोन करने वाले की तरफ मुकम्मल तौर पर मतवज्जा थे। ओह, उनके मुंह से बेसाख्ता निकला था। आपकी खफगी बिल्कुल बजा है, बरहक है, लेकिन आपको तमाम सूरत हाल मालूम नहीं। आप हमें मौका दें कि हम कुछ गोश गुजार कर सकें। उनकी आवाज़ से उनके अंदर की तब्दीली आया थी। हम फ़ोन पर नहीं बता सकते, और आप ये भी जानते हैं कि फ़िलहाल हवेली पहुंचना भी ठीक नहीं है। हो सके तो आप हर सूरत उन्हें कोर्ट पहुंचने से रोकें, उनका केस बहुत कमज़ोर होगा। हम बता रहे हैं ना आपको, 2 ही सूरतें हैं, या तो रोशी को शूट कर दिया जाए या जागीर में मज़ीद तमाशा किया जाए। उनके लहजे से बरहमी झलकने लगी। वो केस पहली पेशी पर ही हार जाएंगे और ये शिकस्त उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और जो कुछ होगा उसका सबसे ज़्यादा दुख आप ही को होगा। वो बदस्तूर खफगी भरे लहजे में कलाम कर रहे थे। नाज़नीन उठकर बैठ गई। उसका चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ चुका था। वो बेताबी से फ़ोन बंद होने का इंतज़ार करने लगी। आप उनके हरीपुर रवाना होते ही हमें मुताला कीजिए, हम पहली फ़ुर्सत में हाज़िर होंगे। बाबा साहब, मज़ीद क्राइसिस की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। फॉर गॉड सेक, अपने उसूलों से नज़र हटाकर फ़ितरी उसूलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे खुद साख्ता उसूल किसी वक्ती मसलहत से पैदा होते हैं, जबकि फ़ितरी उसूल का फ़ॉर्मूला बैलेंस होता है और इससे ही क्राइसिस का ख़ात्मा होता है। आप खुद को टेंस होने से बचाइए। हरगिज़ नहीं, ये सब हमारी अंग्रेज़ी सोच की इख्तिरा नहीं। अंग्रेज़ों का खुदा भी वही है जो हमारा है। हमने कहा ना, हम खुद हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। तैमूर अली खान रिसीवर हाथ में थाम कर जाने क्या सोचने लगे। रोशी को कुछ हुआ तो पूरी हवेली को अदालत में खड़ा कर दूंगी। ये भी कह दीजिए उधर, उसकी सूरत मुझसे मुख्तलिफ है, उसकी किस्मत भी मुझसे मुख्तलिफ होना चाहिए। नाज़नीन का हवेली में कोई नहीं था, मगर रोशान हवेली ही की एक ईंट है। कुछ भी नहीं होगा। हम हवेली में पुलिस भेजकर रोशी को यहाँ बुलवा सकते हैं, मगर बाबा साहब की मौजूदगी में हम प्रॉपर चैनल से काम करना चाहते हैं। उनको कायल करके वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाकर, उस वक्त की नज़ाकत का जब ये इक़दाम किया गया था। आपकी हमसे नाराज़गी इस केस पर असरअंदाज तो नहीं होगी। उनकी बात के इख्तिताम पर नाज़नीन ने फ़ौरन टुकड़ा लगाया। ला हौल वला कुव्वत, जिस बात पर नाराज़गी थी जब वहाँ नहीं हुई जी तो यही चाहता है वाकई आपसे बात ना करे, मगर अब तो फितरत हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। वो शानी से तौलिया उठाकर बाल खुश करने लगे। बारी कब पहुँचा, कुछ पता है? वो पूछ रहे थे। 11 बजे से पहले पहुँच गया था। वो तो मैं पहले ही खटक गई थी कि इतना सामान लेकर तो वो कभी नहीं आया। अब बाबा साहब के फ़ोन से मेरा खर्चा दुरुस्त साबित हो रहा है। क्या हुआ है? वो उनकी तरफ बगौर देख रही थी। वही जो एक रोज़ होना ही था। रोशी के वालिद साहब को पता चल गया है रोशी के निकाह का। अब वो हम पर मुकदमा दायर करने वाले हैं। डीसी साहब इस गुमान में हैं कि अदालतें उनकी जेब में हैं। हो सकता है, मगर बेटी उनके हाथ में नहीं है। मगर वो घेरेंगे तो? नाज़नीन ने परेशानी जाहिर की। तो फिर अपने आप घिरेंगे। इस मर्तबा हिसाब किताब दूसरा है। मुकाबिल कोई और नहीं, उन्हीं का अपना आईना है। हमने तो अनजाने में उनके साथ भलाई की है। रोशी का वो मूड और अंदाज़ जो हमने देखा है, उन्होंने नहीं देखा। वो तो अहमकाना हद तक बहादुर है। वो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें ज़्यादतियों की आदत है। उनके हाथों एक और ज़्यादती होने वाली है। अगर बारी का मसला न होता तो हमें फिर भी उम्मीद होती कि बाबा साहब की मदाखलत से यह मामला निपट सकता है, मगर डीसी साहब की साहबजादी के लिए बारी को वोट वो भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका बाप हमारा दोस्त था। हवेली में उसको इस कदर आज़ादी इसी बेस पर मिली हुई थी कि सबको यकीन था कि हवेली की किसी लड़की के लिए उसका प्रपोज़ल नहीं दिया जा सकता, कि वो सरदारों की औलाद सही
एक मुलाजमा की गोद में इस घर में दाखिल हुआ था, मगर हमने कभी उसे मुलाजमा से रिलेटेड महसूस नहीं किया। मेरे सामने नाम ना लिया करें, ना जिक्र किया करें उस जहन्नुमी का। नाज़रीन ने तड़प कर उनकी बात काट दी। तारीख की किताब में रोशन बाब के साथ साथ सियाह वाक़यात का भी बाब होता है और अमूमन एक ही जिल्द में होता है, तैमूर अली ख़ान ने तल्ख़ी से कहा। मगर मैंने कुछ देखा न सोचा। अगर सोचा तो सिर्फ यही कि मेरी बेटी को खुशी मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आप पर दबाव डाला, अपने ज़ालिमाना फ़ैसलों की तलाफ़ी करने की कोशिश की और ये भी कहा कि बारी मुझे हमेशा से पसंद है। वो इतना बैलेंस, मैच्योर और स्मार्ट है कि मुझे हमेशा उसे देखकर ख्याल आता था कि काश रोशी की शादी उससे हो सकती। मेरी बेटी को ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए। तैमूर, देखें, अब मेरे बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता रोशी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो मैं तमाम मसलहतें बलाए ताक रख दूंगी और यावर अली ख़ान के हलक में अटक जाऊंगी, तहस नहस कर दूंगी सब कुछ। मारे जस्टिस का चेहरा तमतमाने लगा। ईज़ी, आप इतना कॉन्शियस ना हो, हमें अंदाज़ा है कि नेक्स्ट क्या करना है। तैमूर अली ख़ान ने तसल्ली दी और उसके करीब आ खड़े हुए। ज़ूफ़ी का मूड कैसा है ये बताएं आपको। बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा देर मूड ऑफ नहीं कर सकते। आप खामखा इतना इमोशनल हो गए थे, बिल्कुल भी सूट नहीं करता आपको। कितनी अज़ियतनाक गुजरी है ये पिछली रातें। नाज़रीन की आवाज़ भर आ गई। कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट है हमारी बेटी। हम उस पर टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इल्म है कि आप कॉन्शियस होंगी, ज़ूफ़ी को टोटली अपनी मलकियत समझते हुए जैसा चाहेंगी सलूक कर डालेंगी। मगर ज़ूफ़ी भी टीपू की तरह हमारी बेटी है। आपने ख़ुद पर जुल्म करने, ख़ुद को सज़ा देने के लिए जो दोज़ख अपने चारों तरफ भड़काई थी, उसमें हिम्मत करके कदम हमने रखा था। ख़ास उसकी वजह यह भी हो कि हम उस अज़ियतनाक एहसास से निजात चाहते थे कि हमें बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया था। हमें किसी तरह का कोई तो रिलीफ चाहिए था कि जिस मोहब्बत पर एतमाद करके हम लंदन वापस पहुँचे थे और सच बयानी से काम लिया था, पहले ही मरहले में वो जड़ से उखड़ गई थी। दूसरे लोगों के इल्ज़ामात से ऐसी अजियत नहीं पहुँची जितनी उस इल्ज़ाम से पहुँची कि फ्यूडल लॉर्ड्स होते ही अय्याश हैं। बहुत समझाया था इस उम्मीद पर कि गुस्से और नाराज़गी की धूल के नीचे मोहब्बत का आईना तो है, सिर्फ़ एक रिश्ता जो महज कागज़ पर था। रकाबत का ये हाल था कि नाज़नीन अहमद वहाँ लंदन में हमारे बेडरूम में हर वक्त मौजूद होती थी। हम जिंदा वजूद, हेड टू टो उसके पास मौजूद, उसकी फुल अप्रोच में, और उसके हमारे होने का यकीन नहीं था। कैसा मकाम हैरत है। मोहब्बत के उस शराब से गुज़रने के बाद तो हम बिल्कुल खाली हाथ थे। दौलत, जागीर, बेटा, फिर भी खाली होने का अज़ियतनाक एहसास। वापस आए तो एक खाली वजूद के खालीपन को इस तरह महसूस किया जैसा कि महसूस करना चाहिए था। वो खाली वजूद जो खुद साख्ता मकबरे में कैद था, जिसे अपने नुकसानात गिनने के दौरान कभी हमारे नुकसानात गिनने का ख्याल ना आया। फिर वो ज़ूफ़ी पर अपना हक़ जताए तो हमें कैसे गुस्सा ना आए। नाज़रीन हैरत से तैमूर अली ख़ान को देख रही थी। ऐसा और इतना तो वो कभी नहीं बोले थे। बड़ी से बड़ी बात पर उनके यहाँ खामोशी मिलती थी। जितनी बड़ी बात इतनी गहरी खामोशी। यकीन करें, मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं चाहा, बस इतना ही चाहा था कि दुख देने वाले के गिर्द हमेशा के लिए एक आग भड़का दूं। मगर आप लंदन में अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। मैं तो मर के निकली थी ना उस हवेली से। ये और बात के वालदैन से ख़त व किताबत यहाँ आकर भी कुछ अर्सा जारी रखी। अपनी मौत के पैगाम भी खुद भिजवाया और फिर बाबा साहब को मुतल्ला किया, पाबंद किया, मजबूर किया। तो इसमें हैरत क्या। यावर अली ख़ान ने तो मेरे वजूद से रूह उसी दिन खींच ली थी जिस दिन वो एकदम खामोश होकर आंसू पीने लगी। मगर हमने आपको ज़िंदा वजूद तस्लीम किया। आपका जो हक़ बनता था वो देना चाहा, वगरना लीज़ा के सामने आपके वजूद का जिक्र ही क्यों करते। आपने खुद को बेरू दूसरों से तस्लीम करवाया था, हमसे नहीं। मुर्दे निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करते। तैमूर अली ख़ान के लहजे से तलखी टपकने लगी। नाज़नीन चंद सानी को खामोश सी हो गई। निकाह के वक्त जो सोच आपकी थी वो सिर्फ़ आपकी थी, हमारी नहीं। जो कुछ हुआ, जिन हालात में हुआ, उसके लिए हमने अरसे तक अपना माइंड मेकअप किया है। आप क्या सोचती हैं, आप क्या करना चाहती हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। रहा रोशी का मामला, उसकी आप फ़िक्र न करें, हम फेस भी करेंगे, हैंडल भी करेंगे। हम जल्दी हवेली पहुंचेंगे। मगर अब आपको एहसास हो जाना चाहिए कि इंसान फ़र्ज़ कर लेने से नहीं मरता। आप ज़िंदा हैं। इन्हीं क्राइसिस में यह हकीकत भी सामने आ सकती है। इसके बारे में सोचा है? तैमूर अली ख़ान बालों में ब्रश करते हुए सवाल कर रहे थे। थैंक्स गॉड, झूठ बस सच हुआ ही जाता है। मेरा जवाब अब माहिन की ज़िम्मेदारी होगी। वो बच्चों को हैंडल कर लेगी।
मुझे यकीन है वो उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगी कि उनकी माँ के किरदार पर कोई दाग नहीं। एक ताल्लुक़ न आजमाने की अपनी सी कोशिश की थी, मगर मुंह की खाई है। मेरे पास छत भी है और एक बहुत हसास ज़िम्मेदार लाइफ पार्टनर भी कि मेरे आंसू ज़मीन पर नहीं उसके दामन पर गिरते हैं। वो ना होता तो एहसास तज़लील से मैं पागल होकर गलियों की खाक जानती। मैं इतनी मुतमईन तो ज़रूर होंगी कि मुझे औरों की इज़्ज़त अफजाई की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं उस ख्वाब के साथ उस घर में आई थी कि आप लंदन में वक्त गुजारेंगे और मैं रोशी और जवाद के साथ यहाँ रहूँगी, और ये कि अम्मा जी और बाबा साहब की मौजूदगी में बच्चे मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मगर किसी ने भी कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। तो फिर जीते जी मैंने मर जाना ही बेहतर जाना कि किस मुँह से बच्चों का सामना करूँगी। ऐसी शर्मनाक बातें सुनेंगे तो नफसियाती तौर पर तबाह हो जाएंगे। ढेरों कज़िन्स की मौजूदगी में उनकी गर्दनें झुकी रहेंगी। ये सब उस शख्स को सोचना चाहिए था, मगर मुझे सोचना पड़ा। आप इलाज के लिए मुझे अमेरिका जाने पर ज़ोर दे रहे हैं, जबकि मुश्किल को आसानी में ढलते देखकर मैं खुशी से सरशार रहती हूँ। ये तो खुदकशी है, खुदगर्जी है। ज़ूफ़ी के खातिर भी आपके अंदर जीने की उमंग बेदार नहीं होती। तैमूर अली ख़ान फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठ चुके थे। रोशाने और जवाद के बाप से बेहतर ज़ूफ़ी का बाप है। मेरे बगैर वो परवरिश हो सकते हैं, तो फिर ज़ूफ़ी तो ज़्यादा बेहतर माहौल में है। आप इन दलाइल से खुद को बहला सकती हैं, मगर हम उससे सिर्फ आपकी खुदगर्जी कहेंगे। वो उठे और बेड के दराज से सिगार निकालने लगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। ये तो बड़ा मासूम सा इल्ज़ाम है। नाज़नीन पर गोया कोई असर नहीं हुआ। माहिन भी किसी रोज़ बस यहाँ पहुँचने वाली है। इस तरफ कुछ सोचा। उन्हें मालूम था कि यह मौजू कभी मुकम्मल नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने मौजू ही बदल दिया। बेचारी माहिन, क्या उम्र है और क्या जोखम। जितनी देर जागती रहती हूँ यही सोचती रहती हूँ। सीने में अज़ियत की लहरें उठती रहती हैं। क्या देखा था उसने, क्या जागीर। मगर दिल नहीं मानता। बस एक बात ही है जिस पर दिल गवाही देता है। उस शख्स के अंदर एक इंतकाम की आग रोशन थी 20 साल से, कि मैंने उस इल्ज़ाम को सच कर दिखाया था। मैंने तो इसलिए किया था कि उसने नाहक मेरी चादर तार तार की थी, मगर उसने मेरी बहन को घेर कर 20 साल पुराना कर्ज चुकाने की कोशिश की है। उस शख्स के अंदर जज्बात सिर्फ एक शक्ल में हैं, और वो है इंतकाम। क्या फ़ायदा इन बातों को बार बार दोहराने का। तैमूर अली ख़ान सिगार सुलगा चुके थे। उन्होंने फिर गुफ्तगू का मूड तब्दील करने की कोशिश की। कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी, खुद कितनी प्यारी होगी। जाने कौन है वो जिसने उसे भेद दिया है, कौन है हवेली में उसका हमदर्द। मगर ये हमदर्द उस वक्त कहाँ था जब डीसी साहब उससे शादी कर रहे थे। जैसे ये ख्याल आता है कैसे हाथ मलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मुझे लान तान करने आ रही हो। एक नया खदशा बेदार हुआ। माय गुडनेस, ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया हमने। वो जितना हमें अपना समझ रही थी, हम उन्हें नहीं समझ रहे थे। शी इज़ अ वेल मैच्योर पर्सनैलिटी। तैमूर अली ख़ान ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। पता नहीं मेरे एहसास कहाँ जा सोए हैं, कुछ भी तो नहीं जागता अंदर। उसकी आंखें भर आईं। ओ नो, मोना के हलक से चीख निकली थी। तुमने खुद सुना? रूबी सोनी से दरियाफ़्त कर रही थी। बड़ी अम्मी बसीर चचा की दुल्हन से बातें कर रही थी ऊपर लाउंज में। सच्ची मेरी तो टांगें कांपने लगी। माय गॉड, ये नहीं पता चला कि अजीम वाक़या कब हुआ। मगर ये कैसे हो सकता है? हवेली में तो रोशी हमारे साथ होती है, अकेले कहीं भी नहीं जाती। हरीपुर में बारी नहीं होता। मोना ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। ओफ़ो, पूरी बात तो सुने मोना बाजी। सोनी झुंझला गई। काका जान के यहाँ नहीं गई थी रोशी? उसने सवालिया अंदाज में याद दिलाया। बैक वक्त कई आवाज़ों ने तायद की। उन दिनों की बात है। सोनी ने बात मुकम्मल की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? काका जान ने हिस्सा क्यों लिया? वो तो यावर मामू से नहीं मिलते। फिर रोशी? लाली ने एक और नुक्ता उठाया। ये भी हो सकता है कि दोनों ने निकाह करके काका जान के यहाँ पनाह हासिल की हो। हिना की सोच एक और अंदाज में ज़ाहिर हुई। लो, निकाह भी कत्ल के बराबर हो गया कि माजूरों को पनाह की तलाश हुई। तानिया को इस ख्याल पर सबसे ज़्यादा एतराज़ हुआ। हाय नी, मैं तो मर जावा एड़े केड़ी चाप दी ने नहीं। मरियम ने शोखी के पर्दे में अपनी हैरत जाहिर की और ज़ोर से सीने पर हाथ मारकर कहा, अच्छा, इसीलिए वो नईम का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करती थी। अब सबको उसके मूड के रीज़न समझ आने लगी। ओह, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नाजुक तबा मोना ने सर थाम लिया। गुल्लो आपा कहाँ हैं? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। हिना ने माँ गुल्लो की गैर हाज़िरी की तरफ मतवज्जा किया। मे बी पॉसिबल
उन्हें ऑलरेडी पता हो घर की ख़वातीन उन्हें राजदारी के मामलात में शामिल रखती हों। क्यों ज़र्री आपा, कहीं आपको भी तो पहले से ख़बर नहीं थी? बिया ने पूछा। माय गुडनेस, मैं तो अभी तक हैरत से पत्थर बनी हुई। इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरी सूरत देखो। ज़री ने बदगुमानी पर दुहाई दी। उसी दम गुल्लो अंदर दाखिल हुई। बगल में धागे का गोला था। धड़ाधड़ कुरैशिया बुनाई हो रही थी। उन सब के अंदाज पस्त देखकर वो ठटकी कि इकट्ठी तो अक्सर ही नज़र आती थी, मगर आज तो एक दूसरे में यूं घुसी बैठी थी कि जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते पर वर्किंग आवर में दिखाई देती हैं, एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती हुई। अब आ रही हैं। खबर भी पुरानी हो गई। हिना ने उनमें थ्रिल दौड़ाने की कोशिश की। चलो, अब कोई ताज़ा खबर आए तो जल्दी बुलवा लेना। वो हंसती हुई दूर सोफे पर जा बैठी। निकाह के बाद तो गोया अमेरिका ही दरियाफ्त हो गया। कोलंबस के सारे तजस्सुसी ख़त्म हो गए। लाली को गुल्लों में इश्तियाक ना पाकर सख्त मायूसी हुई। आप ठीक कहाँ सुबह से? तानिया ने गैर हाज़िरी की तवालत का अंदाज़ा करते हुए सवाल किया। माहिन मामी कराची जा रही हैं, उनकी हेल्प कर रही थी पैकिंग में। उससे पहले अपनी अम्मी का हाथ बटा रही थी और उससे पहले रोशन खाला के साथ कपड़े कटवा रही थी। और बस हमें पता है, इससे पहले आप हुकूमत का हाथ बटा रही थी। क्या कहने आपकी सरकारी नियम, सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के? वो उन्होंने चढ़कर बहन को टोका। मगर किसी काम की नहीं आपकी ये मसरूफियत। नाक के नीचे से ऊँट चुरा ले गए लोग। जाने कौन सी मतरूक लानत से मुहावरा निकाला गया था। इतना छोटा सा ऊँट था। वो मुस्कुराई। रोशी भी जा रही है ममानी के साथ? बिया ने पूछा। नहीं, वो मामू के साथ हरीपुर जा रही है, गुल्लो ने जवाब दिया। ममानी के साथ क्यों नहीं जा रही? अब कौन सा उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या रुखसत होने से पहले अब्बा जी की खिदमत का हक़ अदा करने का इरादा है। आपके जहन में यकीनन आया होगा कि नईम के साथ रुखसत होने वाली है मोहतरमा। जी नहीं, उन्हें बारी साहब जालिम समाज से दूर ले जाने वाले हैं। मोना को गुल्लो तक बात पहुंचाने की बहुत जल्दी थी। भाई, लड़की को किसी न किसी के साथ रुखसत तो होना ही पड़ता है। नईम न सही, बारी सही। गुल्लो ने एक और फंदा काबू करते हुए बहुत रसानियत से जवाब दिया। देखा, हम तो पहले ही कह चुके थे कि आपा को पता होगा। उन्हें बड़ा एतबार हासिल है हवेली में। पहली फुर्सत में हमराज बनाया जाता है। अच्छा, कब से पता है आपको? तकरीबन सभी खज्जल से नज़र आने लगी थी। आज ही पता चला है। उनके चेहरे पर कदरे संजीदगी नज़र आने लगी। आपको हैरत नहीं हुई? हिना ने ताज्जुब से पूछा। हैरत नहीं, दुख कि इतना प्यार करती है रोशी मुझसे और उसने इतनी अहम खबर, अपनी ज़िंदगी का अहम वाक़या मुझसे छुपाया। गुल्लो ने दुख भरे लहजे में कहा। ऐसी बातें तो कभी छिपती नहीं। हम तो बरस हाँ पहले जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। शीनो हमेशा की तरह बोलते हुए अंदर दाखिल हुई। कंसोइयाँ लेने की आदत में इतनी पुख्ता थी कि अंदर दाखिल होने से पहले बहुत कुछ सुन लिया करती थी। फरिश्तों से राह वरसम होगी आपकी। हमने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी। रूबी को उनका यह जुमला महज नंबर बनाने की एक फिजूल सी कोशिश महसूस हुआ। यावर मामू सब गुस्से में हैं। भारी सिराय जा चुका है। काका जान आने वाले हैं। मोना ने खुसूसी बुलेटिन नशर किया। काका जान की इन्वॉल्वमेंट के मायने समझ में नहीं आ रहे। जरी ने गुल्लो की सिम देखा। मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी बात रोशी कब से पेट में लिए फिर रही है। उसका पेट भी नहीं भूला। अगर हमारा निकाह हो जाता तो हमें तो हर एक को बताने को जल्दी होती कि हम नुत्थे बैल नहीं गाय। तानिया ने रूबी के जुमले में ग्रह लगाई। तज़कीर और तानीस की खामी पर मतवज्जा किया। ज़रा हिम्मत करो, रोशी को तो बुला कर लाओ। उसकी खिंचाई करते हैं, फिर तो वो हरीपुर चली जाएगी। मरियम ने कहा। शायद वो आए नहीं तो? हिना ने सवाल किया। तो फिर हम चलेंगे उसके कमरे में। बिया ने फ़ौरी हल दिया। उस बेचारी का क्या कसूर? बारी ने उसे कैसे पटा लिया? उसे बाबा साहब का खौफ भी महसूस नहीं हुआ। सोनी सोच में डूबी हुई थी। उसे खुदा का खौफ नहीं आया। तुम बाबा साहब की बात कर रहे हो? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। शीनो के लहजे की तलखी आज बहुत बड़ी हुई थी। ये कौन सी रहमानी या इंसानी कानून में लिखा है कि निकाह करने से थाली में छेद हो जाते हैं? मोना ने तंग आकर पूछा। निकाह करने से नहीं, निकाह करने के तरीके कार से। शीनो भला हारने वाली थी। नॉनसेंस। रूबी बता रही थी काका जान ने खुद निकाह पढ़वाया है। जरी ने जवाब दिया। जाहिर है वो बेचारे क्या करते, दोनों ने उन्हें भी धमकी दी होगी। बेचारे एक्सप्लॉइट हो गए होंगे। काका जान ना एक्सप्लॉइट करते हैं ना होते हैं। इत्लान अर्ज है, वो अपने काम से काम रखते हैं। और दूसरी काबिल गौर बात यह है कि जब दोनों ने निकाह ही करना था, यानी खुद अपने ज़ोरे बाजू पर, तो सराय जाकर करने की क्या ज़रूरत थी? वो कहीं भी कर सकते थे।
अहमियत तो इस पॉइंट की होना चाहिए कि निकाह सराय में क्यों हुआ। लाली बहुत दूर की कौड़ी लाई थी और ये नुक्ता ऐसा था कि चंद लम्हों के लिए गहरा सकूत तारी हो गया, जैसे सब कुछ सोचने लगी हूँ। काका जान इतना रिस्की काम कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी उनके ताल्लुकात यावर मामू से ख़राब हैं। खैर नहीं क्या, असल बात तो ये कि बारी ऐसा छुपा रिस्तम निकला। रहते तो वो दुश्मनों की तरह थे। रोशी को तो उसकी हर बात बुरी लगती थी। ये भी एक अंदाज़ हुआ करता है। शिनो हंसी। आज तो सर से पाँव तक जहर से नीली हो रही थी। कुछ भी है दगाबाजी। रोशी ने हमसे इतनी अहम बात छिपाई। ख़तरे भी तो बहुत हैं, इसलिए छुपाई होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यावर मामू इस निकाह को रुखसती के अंजाम तक पहुंचने देंगे। शीनो ने मजबूत पेशगोई की। अल्लाह ना करे। बारी से किसी की क्या दुश्मनी, इतना अच्छा तो है, बिया ने मासूमियत से कहा। उसी वक्त माहिन अंदर दाखिल हुई। अच्छा भाई, हम तो चले, रोशी का ख्याल रखना। वैसे तो वो भी रात को हरीपुर चली जाएगी। जर्द आपले के फूलों वाले रेड सूट में मलबूस माहिन गहरे रंगों के बावजूद बहुत बुझी बुझी महसूस हुई। वापसी कब होगी? वो सब खड़ी हो गई। देखो, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। कोई अहम मीटिंग हो रही थी। वो इतने करीब करीब ही बैठी थी कि देखने वाला यही महसूस करता कि वो चुपके चुपके कोई बात कर रही हैं। रोशी आपके साथ नहीं जा रही? तानिया ने पूछा। नहीं, उसके पापा की मर्ज़ी नहीं है। खैर, बहुत मज़ा आता है जब यहाँ आती हूँ। तुम लोगों से बातें होती हैं जो देर तक याद आती हैं। अचानक बालो सिया बड़ी सी चादर लपेटे माहिन के पीछे आ खड़ी हुई। बीबी, खान कह रहे हैं कि जल्दी करें। यावर मामू आपको कराची छोड़ने जा रहे हैं? गुल्लो ने पूछा। एयरपोर्ट तक जा रहे हैं। बालो जा रही है मेरे साथ, माही ने बताया। कराची में उसकी माँ का भी घर है, उसे उसकी माँ के पास छोड़ कर आऊँगी। सफ़र से इंसान को बहुत अकलें आती हैं। इसे एक सफ़र ने बहुत अक्लमंद बना दिया है। माहिन मुस्कुराकर बालों की सिम देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। तमाम लड़कियां माहिन को बाहर तक खुदा हाफिज़ कहने आईं। रोशी औंधी लेटी जाने किन सोचों में गुम थी। दरवाजे पर बड़े ज़ोर की दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया। माहिन के चले जाने से एक तो खुद को बहुत तन्हा और गैर महफूज महसूस कर रही थी। कहीं बाबा साहब का बुलावा तो नहीं आ गया? वो लरसती टांगों के साथ दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोल दिया। ओह, उन सबको सामने पाकर उसने गहरा सांस लिया और एक तरफ हो गई। फिर कहीं जाने का प्रोग्राम है? वो उनको एक साथ देखकर यही कुछ समझी। हाँ, पिया घर जाना है, रूबी तेज़ी से बोली। वो दिल ही दिल में हैरान से एक कोने में जा बैठी। मैदान मारकर कोने में छुपी बैठी हो? गुल्लो ने एक धप लगाई और बराबर बैठ गई। उसने हैरत से बारी बारी सबको देखा। कुछ कुछ समझ में तो आया, मगर वहम को यकीन करने का हौसला न था। खुद को बहलाया कि कोई और बात होगी। आखिर उसे हवेली से बेदखल करवा के ही दम लिया। मोना ने डांटने के अंदाज में कहा। रोशी के सीने में अजीब सी धकड़ पकड़ होने लगी। दोनों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि पहले तुम सराय पहुँचो, फिर वो, और फिर निकाह हो जाए। मगर ये काका जान पर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि भागकर काजी को पकड़ लाए। जरी ने भी झाड़ झपाड़ में शिरकत की। खैर, जब ये हो ही गया था तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ सियासी पनाह की दरख्वास्त क्यों नहीं दी? रूबी ने एक फाश गलती की तरफ मतवज्जा किया। समाजी पनाह की, जरी ने तस्दीक की। चलो वही। अब दरिया कैसे पार होगा? तुम्हारे पास कच्चा घड़ा भी नहीं। हशर नशर कर देंगे यावर मामू, मरियम ने अमकानी नतीजे से ख़बरदार किया। रोशी सर झुकाए सबकी सुन रही थी, मगर खामोश थी। तुम तो अपनी हो, सब सेट कर लेंगे, सेट हो जाएंगे। वो बेचारा तो मुफ्त में मारा गया। क्या हो गया था तुम्हें? इतना बेखौफ कर दिया था तुम्हें उसने? क्या ख्वाब दिखाए थे? ऐसा लगता तो नहीं था। जरी ने फिर कहा। हाय अल्लाह, कितनी रौनक थी उससे हवेली में। मोना को गम गुश्ता रौनकें याद आने लगी। कुछ अच्छा भी हो सकता है। तुम लोग तो मुसलसल तारीख पहलू पेश करती जा रही हो। गुल्लो ने रोशी के चेहरे पर नज़र डालकर उन सबको टोक दिया। है तो सच बहुत अच्छा। जब बन ठन कर कचहरी जाता है तो चारों तरफ बहार नज़र आने लगती है। रूबी ने हिस्सा लिया। तो तुम भी ख़ास एंगल से उसे देखती रही हो। तानिया ने रूबी को घूरा। लो बताओ, जो अच्छा होता है सभी को अच्छा लगता है। हमारे साथ तो उसका बिहेवियर हमेशा ऐसा रहा है कि हमारा मामू हो। रूबी चिढ़ कर बोली। वाह रे तकवा, अपना भी भाई नहीं बनाया, सीधे सीधे अपनी माँ का बना दिया। लो भाई, उनके यहाँ तो शुरू से कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिया हंस हंस कर लौट गई। वो सब भी हंसने लगी। मगर हमें तो गुल्लो आपा से भी बड़ी वाली आपा महसूस होता रहा है। उसे हम अपनी ही कोई कमी समझेंगे, वो तो पूरा है।
लाहौल भला कुव्वत। गुल्लो ने गोया सर पीट लिया। ये तो तुम लोगों को शुरू से जो महसूस हुआ है वो बताया है। अब रोशी से पूछते कि शुरू से उसे क्या महसूस होता था। तानिया ने टोका। लो, ये कोई पूछने की बात है? इसे शुरू से जो लगा होगा उसी पर तो फाइनल किया है। बिया ने लतीफ़ नुक्ता उठाया। बेसाख्ता कह कह गूंजे थे। रोशी हुनूस खामोश बैठी थी। लोग तुम्हारे एहसास की तर्जुमानी कर रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। गुल्लो ने उसे ठहोका दिया। रोशी ने गुल्लो के शाने से सर टिका दिया और फूट फूट कर रो दी। खामोश हो जाएं आप लोग, सब की सब शीनो आपा बन गई हैं, वो रोते हुए कह रही थी। सब की सब एकदम शर्मसार सी होकर एक दूसरे से निगाह चुराने लगी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सच हमें तो कोई एतराज़ नहीं। वाकई वो तो बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो हैरत से फौत होने के करीब थे। ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया? गुल्लो ने उसके बालों पर बोसा देते हुए चमकारा। सच, हम तो निकाह की कहानी तुम्हारी ज़ुबानी सुनने आए थे और तुम्हारी मैच्योरिटी को सराहने आए थे कि किसी हरकत से भेद नहीं दिया कि तुम दोनों के बीच कोई ख़ास रिश्ता कायम हो चुका है। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब ने तुम्हें नहीं बुलवाया अभी तक? गुल्लो ने पूछा। रोशी ने नफ़ी में सर हिलाया। बुलाएंगे तो खैर ज़रूर, मरियम ने वसूख से कहा। जाहिर है डांट डपट के लिए बुलाएंगे, फ़ैसला तो उन्हीं के पास महफूज है, लाली ने कहा। उनके हिसाब से तो ये एक क़यामत है। कोई महफूज नहीं है, फ़ैसला बस हो चुका है। एक बड़ी सीधी सी बात थी जो उन सब ने मिलकर उलझा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर देंगे। रोशी ने आंसू पोंछते हुए कतन अंदाज में कहा। बुरी बात। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ये सब हुआ कैसे? आइडिया किसका था? गुल्लो ने अपने आंचल से उसकी आंखें पोंछी, मगर रोशी के चेहरे से जाहिर था उसका कुछ बताने का मूड नहीं है। बीबी, हवाई जहाज़ में तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो बस कलमा पढ़ती रही। इतना तेज़ उड़ता है मगर पता तो नहीं चलता। तौबा अल्लाह, बालो माहिन के सर में तेल डालते हुए कह रही थी। लो, पता भी नहीं चला कराची आ गया। इतनी देर में तो कोरंगी से औरंगी पहुंचते हैं वैन में। माहिन मुस्कुरा दी। मैं तो समझ रही थी तुझे मज़ा आएगा, मगर तेरी तो जान सूली पर लटकी हुई थी। तो बीबी, जहाज़ भी तो आसमान से लटका होता है, वो सादगी से बोली। माहिन ने बहुत लुत्फ़ महसूस किया। बीबी, इतने बड़े घर में सिर्फ नौकर रहते हैं? हाँ, ज़्यादातर 2-3 महीने के लिए मेरे भाई आते हैं। ये जो बड़ी भी हैं यह पाकिस्तानी नहीं है, यह अम्मी की ख़ास मुलाजमत थी युगांडा में। नुमान भाई इन्हें यहाँ ले आए, घर के मालिक की तरह देखभाल करती हैं। बल्कि मेरी तो परवरिश ही इनके हाथों में हुई है। वो जो लड़का है वो यहीं का है। एक औरत सुबह को आती है, वो रात तक रहती है। देखो कैसा चमक रहा है घर। नाम क्या है उन बड़ी बी का? डायना, माहिन ने बताया। जैसे डांटना होता है। लो बताओ, कहाँ डाइन कहाँ डांटना? बालो अपनी नुक्ता रस्सी पर खुद ही हंसी। माहिन भी मुस्कुरा दी। भाई वो डाइना नहीं है, डियाना है। 11 बज गए हैं। माय गॉड। अच्छा तुम जाकर सो जाओ, मैं एक ज़रूरी फ़ोन कर लूँ। वो हड़बड़ाकर कारपेट से उठी। कहाँ? अपने ससुराल करेंगी? बालो ने तेल की बोतल का ढकना लगाते हुए पूछा। ससुराल भी समझ लो और मेका भी। वो दुपट्टा उठाकर फ़ोन की सिम भरी। दिल में एक अजीब सी धकड़ पकड़ शुरू हो चुकी थी। इतना लेट फ़ोन वो जानबूझकर कर रही थी ताकि तैमूर अली ख़ान घर से बाहर गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। 11 का टाइम भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। अब भी खदशा था कि शायद वो ना मिले, कि उसे यकीन था नाज़नीन उससे किसी तौर बात नहीं करेगी। उसने धड़कते दिल से नंबर डायल किया। 2-3 मरतबा की बेल के बाद रिसीवर उठा लिया गया था। हेलो। तैमूर अली ख़ान की आवाज़ समाज से टकराई। माहिन ने तमानत का सांस भरा। अस्सलाम वालेकुम। माहिन फ्रॉम कराची। वसलाम। कराची पहुंच गई? खैरियत? अकेली या रोशी भी साथ है? इस मरतबा तो तैमूर अली ख़ान बिल्कुल अपने अपने से महसूस हुए। ऐसा तपाक था गोया उसके फ़ोन ही का इंतज़ार कर रहे थे। जी बिल्कुल अकेली, सब वहीं छोड़ आई हूँ। वो बोली। क्या मतलब? तैमूर अली ख़ान के लहजे से यूँ महसूस हुआ जैसे उन्हें धचका लगा हो। आप तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट इख्तियार किया है। वो हंसी। ये शॉर्टकट है? तैमूर अली ख़ान उस जुमले से महफूज हुए थे। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से ये बेहतर इक़दाम होगा। अब ये बताइए कब पहुंच रही हैं? हम मुंतज़िर हैं। वाकई बहुत खुशी हुई है सुनकर। आप ये बताएं, उनको भी ले आए हैं राह पर बातों बातों में? वो इस मरतबा खुल कर हंसी। ये बहुत अजनबी ज़ुबान की किताब है, 20 साल से अटक अटक कर पढ़ रहे हैं। तैमूर अली ख़ान बहुत दिलचस्प पहराई में जवाब दे रहे थे। बहुत खूब। आप कंफर्म डेट हमें दे दीजिएगा कल सुबह तक, क्योंकि कल दोपहर हम बड़ी हवेली जा रहे हैं। बाबा साहब ने बुलाया है।
आपको तो मालूम ही है कि इस सिलसिले में। जी, बल्कि जितना जल्द पहुंच सकते हैं पहुंच जाएं। जी, माहीन है, बात करेंगी? तैमूर अली ख़ान माहीन के बजाय किसी और की सिमत मतवज्जा थे, गालिबन नाज़नीन की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, टाटा, बाय।